आवाज आ रही है सभी को? सभी को मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट। कितना हो जाएगा? 60। संडे को क्लास नहीं होती है सर? हाँ जी, संडे को क्लास नहीं होती है पासवान जी। सभी को मेरी आवाज आ रही है? चले। नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक तिवारी पाठशाला रेलवे एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज से आपकी 1 फरवरी स्टार्ट हो गई है, तो 1 महीना आपका हो गया करंट अफेयर्स का। तो इधर आपके एक सीक्वेंस में आपकी क्लास चलती रहेगी। और करंट अफेयर्स में अगर मैं आपको बता दूं तो मैंने आपको बताया भी था कि करंट अफेयर्स में आपका मंथली करंट अफेयर्स भी आएगी। तो अब मैं अभी आपके 1 या 2 दिन के अंदर आपकी जनवरी के महीने की पूरी करंट अफेयर्स लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो जो चीजें हम लोग की छूट गई होंगी वो चीजें आप लोग की तैयार हो जाएंगी। ऋषभ पंचवाल जी, इशफाक मीर, साहुल, प्रियांशी, राकेश, मनोहर, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर देंगे और हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आज से डेली करंट अफेयर्स आपकी 1 फरवरी 2021 से स्टार्ट हुई है। तो 1 महीने का जितना हमने पढ़ा है और जो भी इधर उधर छूट गया होगा, क्योंकि बहुत सारी करंट अफेयर्स होती है, तो वो मैं 1 महीने की करंट अफेयर्स में आपको पूरा करा दूंगा, ठीक है। चलिए, हम लोग अपने क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे लगाइए। हाल ही में आयोजित इकोनॉमिक सर्वे 2021 का विषय क्या था? जो आज ही 1 फरवरी 2021 से जो केंद्रीय बजट पेश होने की सूचना हो गई है, तो उसकी के आधार पर इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? लास्ट ईयर का, यानी कि पिछले साल का 2020 का अभी तक का कितना आपका आर्थिक जो सर्वे रहा है उसके बारे में सरकार आपको बता रही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत का जेंडर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? ये जेंडर पार्क जो है ये भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है? असम, केरल, मध्य प्रदेश या कोई भी नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। हाल ही में एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ध्यान रखिएगा, इस सूचकांक में 11 देश शामिल हैं, जिनमें से भारत को भी कोई नंबर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, जो कि टर्टल यानी कि आपके जो कछुए हैं उनकी जो जीवन शैली है, उस शैली के आधार पर समुद्री पानी भी विषैला हो रहा है और उनकी जीवन शैली खतरे में आ रही है, तो टर्टल एक्शन प्लान जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में ताजमहल से प्रेरित होकर टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया इंजीनियरिंग हब कहां लॉन्च किया है? बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर के बाद और आपका हैदराबाद के बाद आपका एक नया इनका जो टेक हब है वो स्थापित हुआ है नोएडा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने किस वर्ष को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है? या ये जो लॉन्चिंग हुई है फ्रांस और भारत का पर्यावरण वर्ष, ये आपका फ्रांस और इंडिया दोनों ने ही किया है, दोनों की तरफ से पहल है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक किस देश में आयोजित की गई? जापान में, भारत में या फ्रांस में? एक और क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया था? ठीक है, तो किसी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भारत में क्या किया गया है? रोशन किया गया है। एक और क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में किस नेटवर्क ने क्या किया है? हाल ही में किस नेटवर्क ने हैदराबाद में 5G नेटवर्क की घोषणा की है? रेडी नेटवर्क की घोषणा की है, जियो ने, एयरटेल ने या BSNL ने? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? आपको अभी ध्यान होगा, कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि BCCI के जो अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी की अध्यक्षता में BCCI के एक सचिव बने थे, उन्हीं को आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है, सचिव बनाया गया है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज के आपके क्वेश्चन 1 फरवरी 2021। और चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और हम लोग की क्लास आज थोड़ा लगभग टाइम से भी स्टार्ट हुई है, तो आज लेट नहीं हुआ है, तो इस बात के लिए आप लोग परेशान मत होइएगा। कल आपका पेपर है, पूजा पासवान जी, आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से पेपर देकर आइएगा। इशफाक मीर, गौरव कुमार, ऋषभ मंचवार, गौरव, इशफाक, रिवाती, सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे एक बार, ठीक है।
क्लास को शेयर कर दीजिए। प्रीति पांडे जी, कृति पांडे जी, बहुत बहुत नमस्कार। तो सभी लोग क्लास को शेयर कर देंगे ताकि हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं, ठीक है। क्लास को शेयर करिए, जितने लोग लास्ट में आते हैं उतने लोग शुरुआत में कराएंगे तो फिर ज्यादा मजा आएगा, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, ये तो डेमोन्स्ट्रेशन का क्वेश्चन है। चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित इकोनॉमिक सर्वे 2021 का विषय क्या था? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के माध्यम से जो इकोनॉमिक सर्वे जो पेश किया गया है, इस बार उसका जो इकोनॉमिक सर्वे का जो थीम था वो थीम था वी आकार का सुधार, यानी कि रिकवरी, जो कि कोविड-19 की वजह से हुई है। कोविड-19 की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया भर के बहुत सारे देशों की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई है, जिसकी वजह से यह वी शेप आकार को रिकवरी के लिए बोला गया है। कई देश इसको मान रहे हैं। और जीवन और आजीविका की सुरक्षा, लाइफ और लाइवलीहुड की सुरक्षा की बात की गई। तो ध्यान रखिएगा, इस बार का जो थीम है वो दोनों ही है, मतलब आपका वी आकार की रिकवरी, वी शेप्ड रिकवरी की बात करेंगे यहां पर, वी शेप्ड रिकवरी और सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है। सेविंग वी शेप्ड रिकवरी, इंग्लिश वालों के लिए मैं बता दे रहा हूं, वी शेप्ड रिकवरी एंड लाइव्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड क्लियर है सभी का। तो यहां पर आपका सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, ठीक है। तो ये आपके दोनों ही थीम है इस बार के। आप ध्यान रखिएगा, जो इस बार का जो सर्वे तैयार किया गया वो आपका कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने तैयार किया था। भारत के आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, ये भारत के इकोनॉमिकल एडवाइजर हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जिनकी अध्यक्षता में इस बार आर्थिक सलाहकार समिति ने जो भारत का इकोनॉमिक सर्वे तैयार किया है, वो इकोनॉमिक सर्वे अभी हाल ही में ये सर्वे 29 जनवरी को क्या किया गया, पेश किया गया। 29 जनवरी 2021 को आपका 2020-21 का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया। ध्यान रखिएगा, इसी सर्विस के आधार पर ये जो सर्वे होता है, इसी सर्वे के आधार पर अगले साल का बजट पेश किया जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया है। आज 1 फरवरी 2021 से केंद्रीय बजट के बनने की सूचना दे दी गई है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा सेंट्रल बजट बनेगा वो सेंट्रल बजट आपका इकोनॉमिक सर्वे के आधार पे ही बनता है। और ये सब किसके द्वारा तैयार किया गया था? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी द्वारा, जो कि भारत के इकोनॉमिकल एडवाइजर है, या चीफ इकोनॉमिकल एडवाइजर बोल लीजिए, या आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष है। क्लियर है? तो ये हो गया आपके क्या, इस बार का इकोनॉमिकल सर्वे। आज से आपका केंद्रीय बजट की सूचना दे दी गई है। ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों हम लोग बजट की बात करें तो बजट की बात कर लेते हैं एक बार। बजट की अगर बात करेंगे तो बजट आपका, ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाती है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की जाती है। तो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है। किसको? विवरण बोला जाता है आपका बजट को, ठीक है। दोस्तों बजट कैसा वर्ड है? ध्यान रखिएगा, ये एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रांसीसी शब्द है, ठीक है। और ये बजट भी नहीं था, पहले ये बुजे नाम से बोला जाता था। 1780 में इसको बुजे कहते थे, बाद में ये बजट बना। और ये यहीं से हमने एक सिस्टम और लिया है, लेदर का बैग दिखाए जाने की जो प्रथा है वो हमने फ्रांस से ही ली है, ठीक है। लेदर का बैग ही क्यों माना जाता है? क्योंकि लेदर के बैग में सामान अमेंडेबल हो जाता है। अमेंडेबल मतलब हमारा जो बजट है, इंडिया का जो बजट है, ध्यान रखिए, इंडिया का बजट संशोधनात्मक है, यानी कि अमेंडेबल है। हमारे बजट में कम ज्यादा किया जा सकता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस बार का जो थीम रखा गया, वी आकार का सुधार और जीवन और आजीविका की सुरक्षा, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे का थीम था। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये हो गया आपका क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2021 को संसद में आर्थिक समीक्षा जो थी 2020-21 की पेश की है। इसी के आधार पर अगला बजट बनेगा, यानी कि हमारा ये वाला जो बजट तैयार किया जा रहा है। तो कोविड-19 महामारी से हुआ नुकसान और प्रभाव, इस साल का मेन जो थीम रखा गया, जो थीम बनाया गया आपका सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स एंड वी शेप्ड रिकवरी, जिसको वी आकार सुधार कहते हैं, ठीक है। तो इस बार के आर्थिक समीक्षा का ये थीम था। क्लियर हो गया? 1 फरवरी 2021 से केंद्रीय बजट आपका पेश किया जाना है। क्लियर है दोस्तों? तो ये है आपका क्या, केंद्रीय बजट के बारे में बात होगी। और आर्थिक समीक्षा जो किसने करी है? मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी ने इसको तैयार करवाया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में भारत का पहला जेंडर पार्क
किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला जो जेंडर पार्क स्थापित हुआ है वो भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया है? ठीक है, तो यहां भारत का पहला जेंडर पार्क किसने तैयार किया भाई? पहला जेंडर पार्क तैयार किया है किसने? कौन सी गवर्नमेंट ने? केरल गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, केरल गवर्नमेंट द्वारा घोषणा की गई है कि अभी हाल ही में केरल गवर्नमेंट क्या करने वाली है? अनुज कुमार कुशवाहा जी बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोग क्लास के बाद शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो केरल गवर्नमेंट ने क्या किया? कोझिकोड नाम की एक जगह है केरल में, तो केरल में कोझिकोड में क्या होने वाला है? कोझिकोड में एक 3 स्टोरी या 3 टावर जेंडर पार्क बनने वाला है। जेंडर पार्क की क्या की गई है? घोषणा की गई है, ठीक है। इसकी घोषणा करने के साथ साथ ये कब शुरू होगा? ध्यान रखिएगा, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, और जेंडर इक्वालिटी, ठीक है, और जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक समानता जो होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी। तो ध्यान रखिएगा, पिछले 2 सालों से लगातार, यानी कि 2020 से लगातार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जो कि जेंडर इक्वालिटी पे की जाती है। तो ये जेंडर इक्वालिटी पे जो कॉन्फ्रेंस होगी ये 11 से 13 फरवरी के बीच होगी। तो 11 से 13 फरवरी के बीच जो आपकी जेंडर इक्वालिटी पर, लैंगिक समानता पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो कि दूसरी कॉन्फ्रेंस होगी। पहली कॉन्फ्रेंस आपकी 2020 में कराई गई थी। इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान केरल के कोझिकोड में 3 टावर बेस एक जेंडर पार्क की क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखिए, ये आपका हो गया। और दूसरा, इसकी स्थापना कौन करेगा? इसकी स्थापना करेंगे कौन? पिनाराई विजयन, जो कि आपके मुख्यमंत्री है कहां के? केरल के, ठीक है। तो पिनाराई विजयन क्या करने वाले हैं? इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। जो आपका जेंडर पार्क कहां स्थापित हो रहा है? आपका केरल में स्थापित हो रहा है, क्लियर है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका केरल में स्थापित हो रहा है, ये आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी के दौरान ही इसको स्थापित किया जाएगा, क्लियर है। तो ये आपका किसके लिए? ये लैंगिक समानता के लिए, ताकि दुनिया में जो लैंगिक असमानताएं क्रिएट हो रही हैं उसके प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए जेंडर पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों हम लोग केरल की बात करेंगे तो केरल में बहुत सारी प्रथाएं चल रही हैं, इसमें बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा, केरल में एक नेचुरल गैस पाइपलाइन शुरू हुई है, ठीक है। पुराने करंट अफेयर्स है 1 महीने के। नेचुरल गैस की पाइपलाइन शुरू हुई है केरल में, जो कि आपके कोची से लेकर मैंगलोर कर्नाटका तक जा रही है। ये गेल अथॉरिटी द्वारा इसको शुरू किया जा रहा है। एक ये अभी हुआ है हाल ही में, इस महीने में। इस बार देखिए तो केरल द्वारा ही क्या किया गया है? केरल द्वारा मजदूरों के लिए आंदोलन संग्रहालय बनाया जा रहा है। यहां पर एक अल्लापुजा में संग्रहालय बना है, संग्रहालय का निर्माण किया गया है। ये सब कहां पर हुआ है? केरल में ही हुआ है। ध्यान रखिएगा, केरल में ही जो सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए फ्री आपकी शिक्षा व्यवस्था शुरू की गई है। और केरल में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ऑप्टिकल फाइबर की शुरुआत भी की गई है, जिसके तहत पूरे केरल में वाईफाई सिस्टम को फ्री कर दिया गया है, यानी कि इंटरनेट सेवा वहां पर पूरी तरह फ्री हो गई है। तो ये सब कहां पर हो रहा है दोस्तों? केरल में। तो केरल की इस खबर के साथ साथ हमने 3 खबरें और एक्स्ट्रा पढ़ ली। ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि केरल में इंटरनेट सेवा बिल्कुल फ्री होने वाली है। नेचुरल गैस पाइपलाइन, जो कि गेल अथॉरिटी शुरू कर रही है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये कोचीन से लेकर आपका मैंगलोर तक जा रही है। वहां पर मजदूरों के आंदोलन का एक संग्रहालय बना है, जो कि विश्व भर के मजदूरों के आंदोलन और राष्ट्रीय मजदूरों के आंदोलन के लिए एक संग्रहालय का निर्माण हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका ये कोझिकोड में जो आपका 3 टावर बेस एक आपका पिनाराई विजयन द्वारा जेंडर इक्वालिटी के लिए जेंडर पार्क की घोषणा की गई है, क्लियर है दोस्तों। चलिए, केरल सरकार कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 टावर जेंडर पार्क को लॉन्च करने के लिए, ये जेंडर पार्क को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ध्यान रखिएगा, ये कब होगा? ये जेंडर पार्क इक्वालिटी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन जेंडर इक्वालिटी सेकंड जो इसकी बैठक होने वाली के अवसर पर कार्यात्मक किया जाएगा। 11 से 13 फरवरी के बीच केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन इसका उद्घाटन करने वाले हैं, क्लियर दोस्तों। तो ये आपका जेंडर पार्क डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, भारत में महिला और बाल विकास मंत्रालय इसकी देखभाल करेगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसकी मंत्री कौन है आप लोग इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसकी मंत्री पूछा है मैंने, इसके मंत्री नहीं पूछा, ठीक है। तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है आप लोग इनके बारे में हमें बताइए। चलिए, ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन बन गया। सभी लोग क्लास में शेयर भी करते रहेंगे भाई। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर इन वेरी गुड, ठीक है। चीजों को हम लोग, यही तरीका होता है कि आप कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उनकी पुरानी चीजों को भी रिवाइज करते चलिए, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जैसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बनाया गया था, वैसे ही
हाल ही में एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ध्यान रखिएगा, एशिया प्रांत मतलब एशिया पैसिफिक, मतलब कि एशिया के वो देश जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आते हैं, इनके 11 देशों के साथ। खैर हमारा इंडिया पैसिफिक से नहीं जुड़ा है, हमारा इंडिया एक साइड बंगाल की खाड़ी से है, दूसरी साइड अरब सागर से और तीसरा नीचे हिंद महासागर से, लेकिन फिर भी भारत को भी इसमें शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, एशिया पैसिफिक कंट्रीज की अगर हम बात करें, एशिया पैसिफिक कंट्रीज की अगर हम लोग बात करेंगे जो इसमें सूचकांक में शामिल थी, तो ध्यान रखिएगा एशिया पैसिफिक में, इसे दिमाग लगा करिए, भारत को 11 देशों में से आपका 10वां नंबर दिया गया है। ठीक, अमंग 11 कंट्रीज इंडिया इज ऑन क्या? इंडिया इज ऑन 10th नंबर। ठीक है, जो कि भारत की बोला जा रहा है कि भारत का स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य जो है वो इंडेक्स भारत का खराब है, क्योंकि भारत में हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, ऐसा इन देशों की अपेक्षा। एशिया पैसिफिक देशों की अपेक्षा अगर माने तो इंडिया में हेल्थ सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, और यहां पर इंडिविजुअली या पर्सनली हर आदमी यहां पर जागरूक नहीं है अपनी स्वास्थ्य को लेकर। जैसे कि कोई भी दिक्कत होती है तो आदमी कहता है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक कंट्रीज की अगर बात करें तो 11 देशों में भारत का नंबर कौन सा है? 10वां नंबर आया। भारत का कौन सा नंबर आया भाई? भारत का 10वां नंबर आया है इस बार। किसमें? इस बार हमारा हमारा एशिया पैसिफिक कंट्रीज की सूची में। ठीक है, अब ये जो सूची है ध्यान रखिएगा, इन सूची में अगर हम देखेंगे देशों की बात तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। देखिए इन 11 देशों में कौन से देश शामिल थे? ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड। मैं इस तरीके से याद करता हूं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी क्या है? न्यूजीलैंड, तो मुझे आराम से याद हो जाता है। ठीक है, इंडिया का पड़ोसी कौन है? इंडिया का पड़ोसी चाइना है, तो आराम से याद हो गया, चाइना भी इस सूची में था। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए 4 देश हो गए, बड़े आराम से पढ़ लिया आपने। अब हम कैसे पढ़ेंगे? जापान, जापान का पड़ोसी है कौन? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के जस्ट नीचे है कौन? ताइवान, ताइवान। ठीक है, तो ये 3 देश एक ग्रुप में थे। 1 2 3 3 4 5 6 7, कितने देश आपने याद कर लिए? 7 देश आपने याद कर लिए। अगर हम आगे की बात करेंगे तो आपका, हाँ यहां पर एक सिंगापुर है, सॉरी यहां पर एक सिंगापुर और था, ये एक ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके 8 देश हो गए। अब अगर बात करेंगे तो आप देखिए मलेशिया, मलेशिया था इस सूची में, थाईलैंड है इस सूची में, थाईलैंड है, और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। तो देखिए ये एक सूची में आते हैं, तो ये आपके 3 देश हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, टोटल 11 देश हो गए। 4 देशों का समूह, 2 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग। अब इनमें से 10वां नंबर किसको मिला है? भारत को मिला है। ठीक है, तो भारत आपका व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत आपका 10वें नंबर पे है 11 देशों में। अगर फर्स्ट नंबर की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे आगे है वो कौन है? सिंगापुर है। 2 चीजें हैं, यहाँ हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी है, दूसरा यहाँ पॉपुलेशन कम है, जिसकी वजह से इनका जो पर्सनल जो हेल्थ इंडेक्स जो है वो अच्छा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखिए तो दूसरे नंबर पे हमारे देश आते हैं कौन सा? ताइवान आता है। ठीक है, ताइवान को दूसरे नंबर पे रखा गया है। तीसरे नंबर पे देखेंगे तो यहां पर आपका जापान को रखा गया है। ठीक है, थर्ड स्वास्थ्य सूचकांक में जापान है, और चौथा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। क्लियर है? अब इस तरीके से एग्जाम में जो क्वेश्चन बन जाते हैं आपके लिए क्वेश्चन काफी है। ठीक है, भारत का 11 देशों में से 10वां नंबर है, और ध्यान रखिएगा इन सारे देशों में अगर हम बात करें तो हमारा भारत ही ऐसा है जो आपके प्रशांत महासागर को टच नहीं करता, लेकिन चूंकि भारत एपेक के सदस्यों के साथ बैठकें करता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के साथ बैठक करता है भारत, तो उस माध्यम से इन्होंने भारत को भी इसमें शामिल किया है। ठीक है, पहले नंबर पे सिंगापुर, दूसरे पे ताइवान, तीसरे पे जापान और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया दोस्तों? तो ये है आपका क्या? व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक। ठीक है, और कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे कोई भी इंडेक्स अगर बनता है तो इंडेक्स किसी ना किसी बेसिस पे तो बना ही जाता है, बिना बेसिस के इंडेक्स तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो इंडेक्स किसी ना किसी के बेसिस पे, किसी ना किसी बेसिस पे बनता है। तो ये जो इंडेक्स बनाया गया ये किस बेसिस पे बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ इंफॉर्मेशन, हेल्थ इंफॉर्मेशन एक बेसिस है, हेल्थ इंफॉर्मेशन। दूसरा हेल्थ सर्विस आपके देश में है या नहीं है। जैसे कि अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में 10-11 कौवे मारे गए, 10-11 कौवे मर गए तो ये हुआ कि बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू आ गया। तो जागरूकता गवर्नमेंट इतनी जल्दी नहीं कर पाती जितनी जल्दी बीमारी क्या हो जाती, फैल जाती है। ठीक है, तो हेल्थ इंफॉर्मेशन और पर्सनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, पर्सनल टेक्नोलॉजी ये थीम होता है, इस थीम पर ही क्या होता है? इसी थीम पर आपके इस इंडेक्स को बनाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ये आधार है, ये बेस है जिस आधार पर इस इंडेक्स का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
चलिए क्लियर हो गया। एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका अभी मैंने आपको सीपीआई इंडेक्स बताया था कुछ दिन पहले, शायद लास्ट क्लास में बताया था। ये चीजें ध्यान रखा करिए, एग्जाम में बहुत आती हैं। सीपीआई इंडेक्स जो कि आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जो भ्रष्ट देशों की सूची है, उन देशों की सूची को कौन बनाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बनाती है। कहां की है वो संस्था? वो जर्मनी की संस्था है। तो इन चीजों को ध्यान रखा करिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हर साल बहुत आते हैं। मैं छोटे से इन चीजों को देख रहा हूं। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? इशफाक मीर, क्या हालचाल आपके? व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा की प्रगति को मापने के लिए एक नए लॉन्च किए गए स्वास्थ्य सूचकांक में 11 एशियाई प्रशांत देशों में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है। ठीक है, 11 एशिया प्रशांत मतलब जो पैसिफिक ओशन से जुड़े हैं देशों में देखा जाए तो सिंगापुर 1, ताइवान आपका 2, जापान 3 और ऑस्ट्रेलिया 4 नंबर पे है। अगर टोटल देश देखे जाए तो देखो मैंने कितने आसानी से आपको याद कराए। चाइना और इंडिया पड़ोसी हैं, ठीक है, इंडोनेशिया और आपका मलेशिया और आपका थाईलैंड ये एक साइड के हैं, ठीक है। ताइवान, जापान और आपका सिंगापुर और साउथ कोरिया ये एक साइड के हैं। और फिर अगर याद करें तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड पड़ोसी है, ठीक है। तो बड़े आराम से याद हो जाता है। देशों को रटा नहीं जाता, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें टेक्निक लगाई जाती है। अगर आपको वर्ल्ड मैप आता है ना तो आप बड़े आराम से उस चीजों को तैयार कर सकते हो। देशों को याद करना ज्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जैसे मुझे कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मुझे बहुत सारे याद रहते हैं, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के देश भी मुझे याद रहते हैं। उसके पीछे मेन कारण क्या है? उसके पीछे मेन कारण यह है कि मैं जब देशों को पढ़ता हूं, जैसे मुझे ओपेक की कंट्रीज पढ़नी है या मुझे सार्क के देश पढ़ने हैं, तो सार्क में कितने देश हैं? 8 देश है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो मुझे उनके 8 देश पढ़ने, तो आप लोग उसको रटते हो, आप लोग उसको रटने की कोशिश करते हो। लेकिन हम क्या करते हैं जैसे ये इंडिया बना लिया, तो इंडिया के इधर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, खत्म। इंडिया के इधर भूटान, इंडिया के इधर बांग्लादेश, भूटान के साइड नेपाल, नीचे हो गया मालदीव, उधर हो गया श्रीलंका, ठीक है। तो ऐसे याद करता हूं मैं, उन चीजों को सोचने की कोशिश करता हूं तो वो चीजें मुझे जल्दी याद हो जाती है, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान क्या किया है? जारी किया है, ठीक है। टर्टल एक्शन प्लान क्या किया है? जारी किया है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका जो जारी हुआ है ये किसने किया होगा? ऑब्वियसली आपका नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान बोल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका पर्यावरण मंत्रालय द्वारा क्या किया गया है? जारी किया गया है, ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में, ध्यान रखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, नई दिल्ली में नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जो क्या किया है? जारी किया है। ये नई दिल्ली में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। ध्यान रखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो आपका एक्शन प्लान जारी हुआ है जनरली समुद्री आपके कछुओं के लिए जारी किया गया, उनको ये भी विलुप्त प्राय प्रजातियों में आ गए। ध्यान रखिएगा जो मरीन टर्टल है, मैं आपको बता दूं ये रेड डाटा बुक में इनका नाम है, ठीक है। रेड डाटा बुक क्या होती है आपको इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो मरीन टर्टल होते हैं ये आपके जो इनके लिए जो एक्शन प्लान जारी हुआ है उसके लिए मैं बता दूं आपको, जो मरीन टर्टल होते हैं ये आपके रेड डाटा बुक में भी शामिल है। और रेड डाटा बुक क्या है? रशियन गवर्नमेंट द्वारा अपनी एक रेड डाटा बुक बनाई जाती है। इस रेड डाटा बुक में जितनी भी विलुप्त हो चुकी प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को इनमें शामिल किया जाता है, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा इस बार क्या किया गया है? इस बार भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में एक एक्शन प्लान जारी किया गया जो कि आपका नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान था, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसी के साथ साथ एक मरीन मेगा प्लान भी जारी किया गया, मरीन मेगा क्रिएचर्स प्लान। ध्यान रखिएगा मरीन मेगा क्रिएचर्स प्लान भी भारत सरकार ने जारी किया, मरीन मेगा क्रिएचर्स प्लान एक्शन प्लान, ठीक है। तो ये एक्शन प्लान समुद्री जीवों के लिए किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में ऐसी भी घटनाएं, ऐसी भी खबरें हैं कि जो आपका सी हॉर्स है, कभी आपने नाम सुना होगा सी हॉर्स, जिसको आप समुद्री घोड़ा भी कहते हो। समुद्री घोड़ा भी आपका विलुप्त प्रजातियों में आने लगा है। तो ये जो समुद्री घोड़ा है जिसको आप क्या कहते हो? समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स, या इसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। ये दुनिया की एकमात्र मछली है जो वर्टिकल पोजीशन में चलती है, जो आपका वर्टिकल पोजीशन में चलती है। तो इसके लिए भी भारत सरकार एक्शन प्लान जारी करने वाली है जो कि आपका मरीन मेगा क्रिएचर्स एक्शन प्लान में जारी किया जाएगा। क्लियर है?
हाँ बिल्कुल, रेड डाटा बुक बिल्कुल उसी के लिए, ठीक है। विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के लिए रेड डाटा बुक रशियन गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। तो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान जारी किया है। मंत्रालय ने मरीन टर्टल एक्शन प्लान के साथ साथ एक समुद्री मेगा जीव श्रृंखला के दिशा निर्देश भी जारी किए। ध्यान रखिएगा, प्रकाश जावड़ेकर जी ने ही सबसे पहले क्या किया था, प्रकाश जावड़ेकर जी ने सबसे पहले हिप्पोकैम्पस के लिए इंडिया में बोला कि ऐसा पाया गया है कि हिंद महासागर में भी हिप्पोकैम्पस के अनुमान है कि हिंद महासागर में भी हिप्पोकैम्पस यानी कि वो जो समुद्री घोड़ा है या समुद्री मछली जो है वो हम लोग को मिल सकती है, तो उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सभी क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में ताजमहल के तर्ज पर ताजमहल की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो आपको मैं बता दूं, उस्ताद ईसा और ईसा मोहम्मद अफेंदी जिन लोगों ने ताजमहल में पैसे लगाए थे और उसका रिनोवेशन करवाया था, हाल ही में ताजमहल से प्रेरित होकर माइक्रोसॉफ्ट जो कि टेक कंपनी है ने अपना नया इंजीनियरिंग हब कहां लॉन्च किया। तो ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया में ऑलरेडी 2 इंजीनियरिंग हब इनके चलते हैं। इनका पहला इंजीनियरिंग हब है कहां पर, इनका पहला इंजीनियरिंग हब है कहां पर है दोस्तों, बैंगलोर में है, ठीक है। एक तो इनका बैंगलोर में है और दूसरा इनका हैदराबाद में है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने भारत में अपना तीसरा इंजीनियरिंग हब खोला है। तो वो तीसरा इंजीनियरिंग हब कहां खोला है, एनसीआर में खोला है, यानी कि आपका नोएडा एनसीआर में खोला गया है, ठीक है। यानी कि नोएडा एनसीआर में टेक के क्षेत्रीय कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक नया इंजीनियरिंग हब इंडिया में खोला है, जिसका जो कि कहां स्थापित किया गया है, जो कि आपका एनसीआर में स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद और बैंगलोर यहां पर पहले से लिखे हैं, तो मैं आपको बता दूं हैदराबाद और बैंगलोर में इनका इंजीनियरिंग हब पहले से है। क्लियर हो गया दोस्तों, क्लियर है। तो ये आपका इंजीनियरिंग हब स्थापित हो गया किसके द्वारा, टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी जो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको स्थापित किया है। क्लियर है दोस्तों, तो ये आपका नोएडा, आप इसको यूपी एनसीआर भी कह सकते हो या एनसीआर भी कह सकते हो। क्लियर हो गया। ध्यान रखिएगा, इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या, नई सुविधा, ड्राइविंग, इंजीनियरिंग और इनोवेशन के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रमुख केंद्र के रूप में इसको नोएडा को भी स्थापित करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं, आईडीसी मतलब जो आपका जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो ये सेंटर खोल रहे हैं नोएडा में, न्यू इंटरनेशनल डेवलपमेंट सेंटर इन लोगों ने खोला है, ठीक है। ये इनका तीसरा डेवलपमेंट सेंटर हो गया इंडिया में। तो जो इनका आईडीसी है, आईडीसी भारत की विश्व स्तरीय जो इंजीनियरिंग है उसकी प्रतिभा को दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। और ये बात सच है कि अगर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो भारत बहुत आगे है, ठीक है। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी भारत आगे नहीं है, भारत का इंजीनियरिंग हब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में, यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भारत को कभी अब इस मार्केट को कभी छोड़ना नहीं चाहती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट का आपका जो नया सेंटर खुला है नोएडा। ध्यान रखिएगा, ताजमहल से प्रेरित होकर क्यों ये बोला गया है, ताजमहल का बात आपको बता दूं, ताजमहल का जब निर्माण किया गया था तो ताजमहल को बनाने में उस्ताद ईसा और ईसा मोहम्मद अफेंदी नाम के 2 व्यक्ति थे जिन्होंने मेन आर्किटेक्ट दिमाग लगाया था ताजमहल के निर्माण में। ताजमहल की बात और आपको बता दें, अगर ताजमहल की बात आई है दोस्तों, तो ताजमहल अगर आपका ये है तो ताजमहल की जो 4 मीनारें बनी हुई हैं, इन 4 मीनारों की एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इस तरीके से आर्किटेक्ट किए गए हैं, इसमें इस तरह की इंजीनियरिंग लगाई गई है कि जो मीनारें हैं इसकी, ये मीनारें कभी भी अगर भूकंप आता है और ये मीनारें अगर गिरती हैं तो ये किसी भी कीमत पे इसकी मेन गुंबद को नहीं छू सकती, ठीक है। इनको इस तरीके से एलिवेट किया गया है बाहर की ओर कि वो देखने में एलिवेशन लगता भी नहीं है, लेकिन ये एलिवेट है हल्का सा बाहर की ओर ताकि ये गिरे तो ये अंदर को नहीं है, बाहर की ओर गिरेंगे, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट है। क्लियर हो गया। दिग्गज टेक की टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना नया क्या किया है, इंडिया डेवलपमेंट सेंटर जिसको आईडीसी बोला गया, उसकी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इनका बैंगलोर में आईडीसी एनसीआर के बाद, इनका बैंगलोर और हैदराबाद के बाद भारत में इनका माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा विकास केंद्र यह स्थापित हुआ है, ठीक है। सभी का क्लियर है, जो कि ताजमहल की तर्ज पे इन्होंने बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी प्रकाश जावड़ेकर जी की बात ही हो रही थी और अभी प्रकाश जावड़ेकर जी का नाम भी आ गया। हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने किस वर्ष को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है, ठीक है। ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने इंडिया फ्रांस जो एनवायरमेंटल डे जो घोषित हुआ है उसकी घोषणा की है, ठीक है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। हाँ, टीम ऑफ द ईज ऑफ लिविंग, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब आपका क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन है आपका प्रकाश जावड़ेकर जी का, तो प्रकाश जावड़ेकर जी के बारे में बता देते हैं आपको। क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री यही है, केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किस वर्ष को घोषित किया है भाई,
किस वर्ष को घोषित किया है? 2020-21। तो ध्यान रखिए 2021 को इन्होंने क्या किया है? इन्होंने बोला है इंडिया फ्रांस पर्यावरण वर्ष। ठीक है, इंडिया फ्रांस एनवायरमेंटल डे। ठीक है, एनवायरमेंटल पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये पर्यावरण दिवस कह रहा हूं, पर्यावरण वर्ष। ठीक है, तो ये वर्ष के रूप में घोषित किया गया 2021 को। ये किसने किसने घोषित किया है? तो भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि पर्यावरण मंत्री हैं, और फ्रांस के जो आपके भारत में जो इसके एम्बेसडर के पद पे हैं, जो इकोलॉजिकल ट्रांसिशन मंत्री हैं, बारबरा पोम्पाली। ठीक है, बारबरा पोम्पाली। तो ये आपके एक समय ये इंडिया की एम्बेसडर भी थी और ये इस समय आपके ट्रांसिशन मंत्री हैं। तो ध्यान रखिए बारबरा पोम्पाली फ्रांस की तरफ से, पोम्पाली फ्रांस की तरफ से, ये ट्रांसिशन मंत्री हैं फ्रांस की। और भारत की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी, इन लोगों के बीच जो बैठक हुई, उस बैठक में भारत और फ्रांस के बीच क्या किया गया? इंडो फ्रांस एक एनवायरमेंटल वर्ष घोषित किया गया 2021 को। क्लियर है? ये क्यों किया गया? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया में यही उद्देश्य है, ग्लोबल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, ध्यान रखिए पूरे विश्व में वैश्विक पर्यावरण जो संरक्षण है, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को क्या करना? जागरूक करना। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को, पूरे दुनिया भर के देशों को जागरूक करना। ठीक है, तो जागरूक करने के पीछे अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरीके का इंडिया फ्रांस ने एनवायरमेंटल वर्ष घोषित कर दिया है 2021 को। लेकिन इसी के साथ आपको और बता दूं, जैसे अभी हाल ही में इंग्लैंड ने और फ्रांस ने भी घोषणा की थी कि इंग्लैंड और फ्रांस घोषणा कर रहे हैं कि 2030 तक, यानी कि अगले 10 साल के अंदर 2030 तक हम किसी भी प्रकार के ऐसे वाहन को बंद कर देंगे जो कि आपका कार्बन उत्सर्जन करता है, यानी कि वो आपको हानिकारक गैसों को छोड़ता है। तो ध्यान रखिएगा अब आने वाले समय में 2030 के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भरमार आएगी और आपका पेट्रोल डीजल वाली जितनी भी बाइक्स हैं ये सब बंद हो जाएंगी। ठीक है, क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण दूषित करने की वजह से हो रहा है। तो पर्यावरण के लिए यूरोपियन देश ज्यादा जागरूक भी हो रहे हैं इस समय, क्योंकि आपको मैं बता दूं स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं, स्कैंडिनेवियन मतलब नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, यहां पर भी पर्यावरण का लेवल गिर रहा है। ठीक है, मतलब बुरी तरीके से यहां पर हालत खराब हो रहा है। इन्हीं में अगर देखेंगे तो आपको मैं बता दूं बहुत सारे केसेस अभी आए भी हैं। जैसे एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, जहां पर एस्किमोज नाम की जनजाति बहुत फेमस है। तो ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में एस्किमोज का एक पूरा का पूरा जो उनका मतलब पूरा का पूरा कबीला है वो मरा हुआ पाया गया ग्रीनलैंड में। तो ये इस बात का सूचक है कि एस्किमोज जो है, जो ठंडे इलाके में रहते हैं ग्रीनलैंड में और कनाडा में, वो एकदम से कैसे मर गए, जहां पर किसी प्रकार के लोगों की लड़ाई या किसी प्रकार की ज्यादा जनसंख्या नहीं है। ठीक है, तो ये पर्यावरण का ही क्या है? सूचक है। इसीलिए इंडिया फ्रांस एनवायरमेंटल ईयर डिक्लेयर किया गया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस की इकोलॉजिकल ट्रांसिशन मंत्री जो है सुश्री बारबरा पोम्पाली ने नई दिल्ली में भारत और फ्रांस पर्यावरण वर्ष घोषित किया। तो इंडो फ्रांस ईयर ऑफ एनवायरमेंटल या इंडो फ्रांस एनवायरमेंटल ईयर को लॉन्च किया गया है। क्लियर है दोस्तों? ध्यान रखिएगा इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई को बढ़ावा देना। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में भारत और जापान के बीच जो एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक हुई है वो किस देश में हुई है? तो ध्यान रखिएगा वो हमारी नई दिल्ली में ही बैठक हुई है। ठीक है, न्यू दिल्ली में ही इसकी बैठक हुई है। और ये जो बैठक हुई, ये आपका जो 5वीं संयुक्त बैठक, ज्वाइंट जो बैठक हुई थी, ये आपके सुजुकी जी का नाम सुना होगा। भारत में जापान के जो एम्बेसडर है, क्या नाम है उनका नाम है सुजुकी, उनके बीच में और हमारे केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के बीच में इनकी बैठक हुई। तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन और जापानीज एम्बेसडर जिसका नाम है क्या, जिनका नाम है सुजुकी संतोषी, ये आराम से याद हो जाएगा आपको। सुजुकी संतोषी के बीच हाल ही में क्या हुआ? हाल ही में इनके बीच एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं ज्वाइंट बैठक हुई थी। ठीक है, तो ये कहां पर आयोजित की गई? आपके नई दिल्ली में आयोजित की गई। क्लियर है दोस्तों? तो ये 5वीं बैठक आयोजित की गई है और ध्यान रखिएगा इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है इंडिया को अब एशिया के वो देश जो पैसिफिक ओशन से जुड़े हैं, वो देश इंडिया को चाहते हैं अपने साथ जोड़ना। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, कनेक्टिविटी, जल विद्युत परियोजनाएं, जैसे कि अगर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो ये बैठकें क्यों हो रही है? इनका मेन उद्देश्य यही है, एशिया के देशों से, उन देशों से जो पैसिफिक कंट्रीज हैं,
पैसिफिक कंट्रीज के साथ भारत की कनेक्टिविटी को रखो, क्योंकि भारत ऐसे देशों में आता है जो अपने आप को बहुत ज्यादा विकसित कर सकता है, लेकिन भारत हिंद महासागर के क्षेत्र में, जो कि एशिया के वो देश जो पैसिफिक ओशन में, उनसे कनेक्टिविटी इनकी नहीं रहती है। तो कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं जल विद्युत परियोजनाएं, ध्यान रखिएगा भारत दुनिया के देशों में लीडिंग कंट्रीज में आता है, जो कि भारत क्या करता है, भारत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बहुत आसानी से बनाता है। इवन अब मैं आपको बता दूं, इवन भूटान, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, भूटान में दो जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है जो कि भारत ने बनाई है, एक ताला परियोजना है और एक चुखा परियोजना है। ये दोनों परियोजनाएं आपकी भूटान में जो चल रही है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही बनाई गई है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखिएगा यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, पैसिफिक ओशन कंट्रीज के साथ कनेक्टिविटी और जल विद्युत के उद्देश्य से आपकी एक्ट ईस्ट फोरम की क्या हुई थी, बैठक हुई। कौन सी बैठक हुई दोस्तों? 5वीं बैठक हुई। ठीक है, अब इस जो आपका जो फोरम की बैठक हुई है, इस फोरम की बैठक को एपेक में रखा जाएगा, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में, जिसमें भारत को पैसिफिक ओशन की एशियन कंट्रीज के ग्रुप में शामिल करने की बात चलेगी। ठीक है, तो ये बैठक कहां हुई? ये बैठक आपके भारत के नई दिल्ली में हुई, और चूंकि एम्बेसडर है वो तो इंडिया में ही है, तो इनके बीच में बैठक कराई गई थी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव जो आपके हर्षवर्धन श्रृंगला है, और आपके भारत में जापान के राजदूत जो है सुजुकी संतोषी, ठीक है, उनके बीच बैठक हुई थी। 5वीं बैठक हुई, जो कि उनका मेन उद्देश्य कौशल विकास, सतत विकास, मतलब कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आपका कनेक्टिविटी और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इनका मेन एम्फेसाइज रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? हाल ही में उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस मनाने के लिए 30 जनवरी को किस भारतीय स्मारक को रोशन किया गया? ठीक है, अगर यहाँ पर रोशन की क्या, वो तो केवल दिखाने के लिए होता है ये सब, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर देखें तो आपका उष्णकटिबंधीय जो बीमारियां हैं, ध्यान रखिएगा ट्रॉपिकल रीजन की जो रोग जनित बीमारियां हैं, ये बीमारियों में हमारा भारत बहुत आगे है। भारत में लगभग 10 ऐसी बीमारियां हैं जो कि ग्लोबली खत्म नहीं हो रही हैं, जिनमें आपको मैं बता दूं, भले ही भारत को बोल रहे हैं कि भारत फ्री हो गया है पोलियो से, लेकिन फिर भी अभी भी साउथ इंडिया में केसेस आए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका विच इंडियन मॉन्यूमेंट वाज illuminated on 30th January to commemorate the recently neglected tropical disease day। तो ध्यान रखिएगा ये किसको किया गया? कुतुब मीनार को रोशन किया गया था भारत सरकार द्वारा 30 जनवरी 2021 को। ठीक है, तो कुतुब मीनार जो आपकी एनुअल वर्ल्ड, ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय वार्षिक उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो होता है, जो कि आपका कब मनाया जाता है? जो कि आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा ये दूसरी बार ही है जो इस बार इसकी जो ये डे बनाया गया है। सन 2019 में इसको डिक्लेयर किया गया था रोग दिवस के रूप में, और ये ऐसा रोग दिवस जो कि आपका उष्णकटिबंधीय जिस क्षेत्र में हम लोग आते हैं, जिस ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग आते हैं, उसके लिए घोषित किया गया। तो फर्स्ट इसका 2020 में हुआ था, और सेकेंड इसका अभी मनाया गया कब? 2021 में। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो दुनिया भर के लगभग आपके 25 कंट्रीज इसको मनाते हैं। विश्व भर के 25 देश ऐसे होते हैं, 25 देश हैं जो 25 देशों द्वारा अपनी 50 जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स जो आपकी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं पूरी दुनिया को, ये सिंबल दिखाने के लिए कि ट्रॉपिकल रीजन के आपके जो रोग है उनसे खुद को बचाइए। ठीक है, भारत को देखा जाए तो भारत आपका लीडिंग कंट्रीज में आता है, जो कि लगभग 10 से 11 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं ट्रॉपिकल रीजन की जो भारत में खत्म नहीं हो रही है। तो 2019 में इसको शुरू किया गया, और आपका उष्णकटिबंधीय रोग दिवस आपका दूसरा ही मनाया गया, और 25 देशों द्वारा 50 इमारतों को या 50 मॉन्यूमेंट्स को प्रकाशित किया जाता है। तो इनमें भारत ने कौन सी मॉन्यूमेंट को प्रकाशित किया? कुतुब मीनार को प्रकाशित किया। ठीक है, ध्यान रखिए कुतुब मीनार भी आपकी कौन सी साइट में आती है? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। ठीक है, शाम की क्लास में मैंने आप लोग कई बार बताया कि 1121 इनकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से लगभग 138 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा यूनेस्को की सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां पर है? चाइना में है। ठीक है, सबसे ज्यादा चाइना में इनकी साइट्स हैं, उसके बाद आपके अन्य देश आते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? ध्यान रखिएगा रात की क्लास 9:30 की क्लास कल नहीं हुई थी, क्योंकि कल संडे था। ठीक है, तो देखिए
दूसरा वार्षिक विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस जो है 30 जनवरी को 2021 को मनाया गया। भारत में लगभग 10 से 11 प्रमुख एनडीटी बीमारियां ऐसी हैं जो सबसे बड़ा बोझ है, जो खत्म नहीं हो रहे हैं। इस दिन को मनाने के लिए दुनिया भर के 25 देश ऐसे हैं जो 50 से अधिक स्थलों को क्या करते हैं, रोशन करते हैं और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट को ही रोशन करते हैं। तो भारत ने कौन सी साइट रोशन की है? कुतुब मीनार की साइट रोशन की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी यहां पर भारत के लिए एक नई खबर, अच्छी खबर आई है। 5th जनरेशन के नेटवर्क सिस्टम इंडिया में स्टार्ट होने की घोषणा हो गई है और हैदराबाद में होगी। वो किसने की है? एयरटेल भारती ने। ध्यान रखिए, भारतीय एयरटेल ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि हम हैदराबाद में वाणिज्यिक रूप से 5G रेडी नेटवर्क की क्या कर रहे हैं, घोषणा करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको पता होगा इस साल, अभी इस बार 1 मार्च 2021 से ही आपके स्पेक्ट्रम 10 साल हो गए ना। हर 10 साल में टेलीकॉम कंपनियों को अपने स्पेक्ट्रम के लिए पैसे लगाने होते हैं। तो ध्यान रखिए 1 मार्च 2021 को आपका लगभग 2251 मेगाहर्ट्ज नेटवर्क के लिए नीलामी होने वाली है। इस नीलामी में एयरटेल सबसे आगे दिख रही है। क्यों? क्योंकि एयरटेल ने घोषणा कर दी है, उसी समय घोषणा की है जिस समय क्या हो रहा है, जिस समय आपका स्पेक्ट्रम की घोषणा की गई है। 1 मार्च 2021 से स्पेक्ट्रम बेचे जाएंगे और उस स्पेक्ट्रम में आपका 5G नेटवर्क के बारे में आपको एयरटेल भारती ने बोल दिया कि हम हैदराबाद में क्या करने वाले हैं, हैदराबाद में 5G नेटवर्क को भारत में क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। क्लियर है? तो 5G सेवा को 5G सेवा को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला जो इन्होंने नेटवर्क जो क्षेत्र बनाया है वो कौन सा घोषित किया? इन्होंने हैदराबाद को डिक्लेयर किया। ठीक है, तो भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है भारतीय एयरटेल, जो हैदराबाद में 5G की योजना शुरू करने वाला है। क्लियर है? सभी क्लियर है? ध्यान रखिएगा क्या होने वाला है इस बार आपका, हाँ, मंथली करंट अफेयर्स बेटा, आपकी मंथली करंट अफेयर्स आपकी एक कल या परसों में शाम को आपकी करंट अफेयर्स मंथली मिल जाएगी। तो उसमें जो छूट गया है, 2-4 पॉइंट इधर उधर छूट जाते हैं, वो सारे मैं उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद में 5G नेटवर्क शुरू होने वाला है। किसका? एयरटेल भारती का। क्लियर है? स्पेक्ट्रम की घोषणा 1 मार्च 2021 को की जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बनकर बढ़त हासिल कर ली है। ध्यान रखिएगा इस बार जियो ने सबसे ज्यादा कोविड-19 के समय में सबसे ज्यादा जो अपने जो शेयर्स बेचे, अपनी जो इक्विटी बेच के जो पैसा कमाया है वो सबसे ज्यादा जियो ने कमाया। ठीक है, तो आपका मुकेश अंबानी जी ने इस साल केवल यही किया, सऊदी अरब के देशों को, इवन आपका साउथ कोरिया को, इन्होंने यूएई को अपने शेयर्स बेचे और बेच के इन्होंने पैसा कमाया और अपना पूरा साल भर का टैक्स भी इन्होंने जमा किया। इस माध्यम से देखा जाए तो जियो बहुत आगे दिख रहा था, लेकिन एयरटेल भारती ने बहुत सही समय पर जब स्पेक्ट्रम की घोषणा होने वाली है, कौन सी तारीख से? आपकी 1 मार्च 2021 से घोषणा होने वाली है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2251 मेगाहर्ट्ज की जो स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी, उस नीलामी में सबसे बड़ा नाम इस बार एयरटेल भारती का होगा। ठीक है, तो ये आपका एयरटेल भारती हो गया। ठीक है, हाँ, 3GB पर सेकंड की स्पीड देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पता नहीं इंडिया में 3GB आएगा कि नहीं आएगा पर सेकंड। ठीक है, हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में किसको फिर से नियुक्त किया गया है? जय शाह को घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, जय शाह अभी आपके बीसीसीआई के भी सचिव हैं और आपके बीसीसीआई के अध्यक्ष है, बीसीसीआई के अध्यक्ष आपके सौरभ गांगुली जी। तो अभी हाल ही में इनको एशिया कंट्रोल जो बोर्ड है उसका भी इनको क्या किया गया है, उसका भी इनको सचिव घोषित किया गया है। ठीक है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल, ध्यान रखिएगा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सचिव बन गए हैं कौन? एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए सचिव बन गए हैं कौन? नए सचिव बने हैं आपके जय शाह। ठीक है, जय शाह। ठीक, अगर हम लोग बात करें एशियन क्रिकेट काउंसिल की दोस्तों, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करेंगे तो 1983 में 1983 में आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल की घोषणा हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है कोलंबो में। कोलंबो मींस श्रीलंका में। ठीक है, कोलंबो का मतलब क्या हो गया? श्रीलंका हो गया। ठीक है, और ये पहली ही बार है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में अगर कोई इंडियन सचिव बना है तो इसके जो चेयरमैन है वो भी इंडियन ही है। ध्यान रखिए, इंडियन ओरिजिन है। तो ध्यान रखिएगा अमिताभ चौधरी इसके क्या है? अमिताभ चौधरी इसके सचिव है, वो अमिताभ चौधरी इसके चेयरमैन है। ठीक है, तो अमिताभ चौधरी आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हो गए और आपके सचिव कौन बन गए? आपके सेक्रेटरी बन गए जय शाह। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल इस समय भारत के पक्ष में है। भारत के पक्ष में मतलब भारत के ही लोग इसमें हैं। अभी कौन हटा है? ध्यान रखिए, नजमुल हसन पापोन जो है ये अभी हटे हैं। ध्यान रखिएगा, ये कहां के हैं दोस्तों? ये आपके बांग्लादेश के थे। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से संबंधित आपके पापोन जी अभी तक क्या थे? अभी तक आपके एशियन क्रिकेट काउंसिल के सचिव थे। तो ये हट गए हैं
और उनकी जगह पर कौन आ गया, उनकी जगह पर आपके जय शाह आ गया। जय शाह की अगर बात करेंगे तो ध्यान रखिए जय शाह आपके बीसीसीआई के भी सचिव है, ये बीसीसीआई के सचिव है और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है भाई, सौरव गांगुली है, ठीक है, सौरव गांगुली है। बीसीसीआई की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 1928 में हुई थी, 1928 में हुई थी। याद करना आसान है, देखिए आप इसको 1983 याद कर लीजिए, जस्ट उल्टा कर देंगे तो एक डिजिट आगे पीछे कर लीजिए तो 1928 हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके की टेक्निक से आप जल्दी चीजों को क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। क्लियर हो गया, सभी क्लियर है। तो आपके जो पापोन जी है वो पापोन जी तो हट गए, अब इनकी जगह पर कौन आ गया, ये अरुण सिंह धूमल की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा ये बीजेपी के एक बहुत एक्टिव नेता है, मतलब और जो हमारे बीसीसीआई से भी जुड़े रहे हैं, ठीक है। तो अरुण सिंह धूमल क्या है, बीजेपी के पॉलिटिशियन है, ठीक है। क्लियर हो गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगर बीसीसीआई की बात करें, बीसीसीआई के बारे में मैंने आपको बता दिया, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी और ये सब होता है। क्लियर है, सभी का क्लियर है। और हाँ, एक बड़ी चीज और, एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो आपका एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसको आप एसीसी कह रहे हो, एशियन क्रिकेट काउंसिल के 24 एसोसिएशन पूरे एशिया में काम करते हैं, ठीक है। इसके टोटल 24 एसोसिएशन है जो पूरे एशिया के अलग अलग देशों में जो कि क्रिकेट से संबंधित है, उनके एसोसिएशन इसमें शामिल है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अमिताभ चौधरी इसके चेयरमैन है, जय शाह इसके क्या बन गए, इसके सचिव बन गए, ठीक है। और चीजें ध्यान रखिएगा, एक चीज मैं आपसे पूछ लेता हूं, सभी लोग बताएंगे। अमिताभ चौधरी तो इसके चेयरमैन हो गए, तो अमिताभ कांत कौन है आप बताएंगे, ठीक है। अमिताभ कांत कौन है, इनके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। अमिताभ कांत भी बहुत फेमस है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह को 30 जनवरी 2021 को सर्वसम्मति से एशियाई क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, एशियाई क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। जय शाह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन की जगह पर आएंगे और इस खबर को बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण सिंह धूमल ने इसको प्रदान किया, ठीक है। तो ध्यान रखिए, अरुण सिंह धूमल क्या है, ये आपके बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष भी हैं और एक बीजेपी के नेता भी हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, तो ये हो गया आपका बीसीसीआई का, सभी लोगों ने बताया इसको, इस बात को। जय हिंद सर, सभी लोग क्लास को एक बार शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। सभी लोग एक बार क्लास को शेयर भी करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गए आपके 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये होगी आज की आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। कल मैं फिर से आपको 10:30 बजे क्लास लेकर आऊंगा। आप लोगों को एक सूचना देनी थी, बहुत जल्दी आप लोगों की क्लास सुबह 7 बजे स्टार्ट होने वाली है, तो सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग ही आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो इससे आप लोग किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मैं यहीं पे होऊंगा, तो मैं आपको आराम से सुबह सुबह पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो हाँ, नीति आयोग के सीईओ है, वेरी गुड वेरी गुड, अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ, बिल्कुल सही बताया पासवान जी, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आपकी क्लास सुबह 7 बजे स्टार्ट होगी, जब होगी आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और 9:30 की क्लास में अभी हाल फिलहाल आपका एनालिसिस चलेगा, क्योंकि एनालिसिस ही मेन है, एनालिसिस के दम पर ही आप आगे के एग्जाम को कवर कर पाओगे, ठीक है। बाकी पोस्टमार्टम वाली क्लास आपकी 9:30 बजे लगेगी, जरूर लगेगी, बहुत जल्दी लगेगी। और संडे को क्लास नहीं होती मेरे दोस्त, संडे को एक दिन हमारा भी होता है, तो एक दिन का जीवन हम भी देते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी फिर हम